हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम आपके जो रियल नंबर्स चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? रियल नंबर्स चैप्टर, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और एक वन शॉट हम बनाएंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके बन सकते हैं। आगे बात समझ में? जितने भी क्वेश्चंस आपके ऑल बोर्ड एग्जाम, जिनके भी 2024 में बोर्ड होने वाला है, उनके जितने भी एग्जाम हैं उनमें आने लायक रियल नंबर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी में से, उस टाइप के हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि विच ऑफ दी इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर्स नहीं है। मैं कुछ बातें आपको डिस्कशन करना चाहता हूं कि आपको पता है कि एक आपका रियल नंबर्स होता है। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स के हम 2 टाइप करें तो रियल नंबर्स में आपके पास एक नंबर आपको मिलता है रेशनल और एक आपको नंबर मिलता है इरेशनल। एक नंबर आपको रेशनल मिलता है और एक नंबर कौन सा मिलता है? इरेशनल नंबर्स मिलता है। अब रेशनल कौन से? आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वो रेशनल होते हैं, और जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। आगे बात समझ में? रेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और आपने ये पढ़ा होगा कि क्यू नॉट इक्वल इधर भी 0 होना चाहिए और इधर भी क्यू नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा 0 तो वो नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन निकलेगी नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। ये तो सिंपल सा है। इसके बाद कुछ फैक्ट क्या आते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ कि जैसे रूट के अंदर मैंने नंबर लिखा 100, तो आप इसको 10 बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। एक मैंने रूट के अंदर नंबर लिखा 36, इनको आप लिख सकते हो 6। एक मैंने रूट के अंदर नंबर लिखा 400, कितना लिखा? 400, इसको आप क्या लिख सकते हो? 20 लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया ये जो नंबर है ना, ये वाले, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं नहीं बोलते? जैसे मैंने लिखा, जैसे रूट 5 लिख दिया, ये रूट 2 लिख दिया, इनको आप बाहर थोड़ी निकाल सकते हो। जैसे रूट 10 लिख दिया, या रूट के अंदर आपने 110 लिख दिया, ये जो नंबर है ना, ये वाले, ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आगे बात समझ में? और ध्यान रखना, जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? रेशनल। और ये जितने भी नंबर हैं इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? इरेशनल। आगे बात समझ में? हमने पहले पढ़ा कि रियल नंबर। मैं थोड़ी सी आपको लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आगे जो रेशनल इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। रियल नंबर 2 टाइप के, रेशनल और इरेशनल। इन डेफिनेशन से हम ज़्यादा पता नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो पहला हमारे पास जो नोट आप डाल के लिख सकते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट हो सकता है। जैसे रूट 100 हो गया, रूट 225 हो गया, 15 हो सकता है, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर बोलते हैं? रेशनल। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन से? इरेशनल नंबर। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद एक कंसेप्ट और है रेशनल और इरेशनल का, वो भी मैं आपके क्लियर कर देता हूं, समझना। एक आपके पास नंबर हुआ करता था डेसिमल नंबर। कौन से नंबर? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आर 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप डेसिमल नंबर। जैसे 2.25 बोल दिया आपने, इसका आप एग्जांपल सोच सकते हो, कोई पॉइंट वाले नंबर 2.3 हो गया, 2.4343 डॉट डॉट डॉट, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। कौन सा? टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग और एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से? सुनना मेरी बात, इसका एग्जांपल समझना। आपने लिखा 1/2, तो 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो। ये नंबर टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ? कुछ स्टेप के बाद क्या हो गया? टर्मिनेट, मतलब एंड हो रहा है इसका। जैसे आपने लिख दिया 3/4 लिखा, कितना लिखा? 3/4, इसको मैं 0.75 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 0.75। ये सारे टर्मिनेट नंबर हो गए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वापस 2 टाइप के होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक तो होते हैं रिपीटिंग। कौन से नंबर? रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं वो बताता हूं। रिपीटिंग कैसे, जैसे कि आपने एक एग्जांपल सोचा कि 1/3 लिखा, आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप 0.3333 डॉट 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 आप 2-3 साल तक डिवाइड कर देना, ये डिवाइड एंड नहीं होगा। और जिसमें ज्यादातर नंबर सेम होता है, सेम नंबर के ऊपर हम ये बार लगाते हैं, बार नहीं होता एक्चुअल में, ये विनकुलम का साइन होता है। किसका साइन होता है? विनकुलम का। ठीक है, आप कोई भी नंबर सोच लें, जैसे मैंने लिख दिया 2.434343, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.43 का बार। इसका मतलब देखो सेम रिपीटिंग नंबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद देखो सेम रिपीटिंग नंबर हो रहे हैं। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना कि ये जो नंबर हैं ये वाले, देखो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? रेशनल। वापस सुनना कि हमने पी बाई क्यू की फॉर्म वाले पढ़े, फिर ये पढ़ा, ये लास्ट कंसेप्ट होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सकता है। रेशनल डेसिमल में 2 टाइप, एक टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डिवाइड करना एंड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डिवाइड खत्म नहीं हो। इनको हिंदी में शांत और अशांत बोला जाता है, इसको शांत बोला जाता है, इसको अशांत। शांत का मतलब शांत हो जाए कुछ के बाद, अशांत मतलब चलता ही जाए। चलने में 2 कंडीशन है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर चल जाए और पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं चले। नॉन रिपीटिंग का मतलब समझना। ठीक है, कैसे? मैं लिख सकता हूं 3.4567 डॉट डॉट डॉट। देखो कोई नंबर सेम चला क्या? बिल्कुल नहीं चला। इसके बाद मैं लिख सकता हूं 4.23242526। देखो नंबर 27 वगैरह सेम नंबर नहीं है, 2 नंबर है बट सेम नंबर नहीं। इसका मतलब ये जितने भी नंबर हैं रेशनल हैं और इनके जितने भी कंसेप्ट आएंगे ये सब को हम क्या लिखेंगे? इरेशनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इरेशनल। आगे बात समझ में, ये रेशनल और इरेशनल का फंडामेंटल है जो आप ध्यान रखें। बाकी अब आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे सिंपल वे में हो जाए। कैसे? बोला है कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। ये देखो √10 है, √10 की कोई वैल्यू नहीं होती, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये तो आपका इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। √24 ये भी आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। √35 ये भी आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √121 को आप कितना लिख सकते हो? 11। कितना लिख सकते हो? 11। और 11 एक आपका कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसका मतलब ये रेशनल है। हमें बोला था इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, तो 3 इरेशनल थे। चौथा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? √121। आगे बात समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर ली है ये और ये, तो रेशनल और रेशनल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अब बेटा 6 क्लास की तरह ये नहीं आता पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, वाले नंबर्स नहीं आते हैं। आजकल थोड़ा सा जमाना बदल गया कि इस टाइप के नंबर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी एक कुछ कंसेप्ट आपको और बताता हूं। देखो इसमें सीधा सिंपल सा है, एक ध्यान रखना, एक आपने नंबर लिया रेशनल और एक आपने नंबर लिया इरेशनल। सुनना मेरी बात, एक रेशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया, और रेशनल को आपने इरेशनल के अंदर प्लस कर दिया। रेशनल में इरेशनल को क्या कर दिया? प्लस। फिर इसके बाद क्या कर दिया? माइनस। फिर इसके बाद क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद क्या कर दिया आपने? डिवाइड। तो नंबर हमेशा ही आपके पास कौन सा नंबर प्राप्त होगा? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखें, ये रेशनल और इरेशनल का लास्ट कंसेप्ट है। यानी एक रेशनल हो और एक इरेशनल नंबर हो, एक आपका रेशनल नंबर है, एक आपका इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल को आप चाहे प्लस करें, आप चाहे माइनस करें, आप चाहे मल्टीप्लाई करें, आप चाहे डिवाइड करें, हमेशा रिजल्ट कौन सा प्राप्त होगा? इरेशनल। अब आप सोचो, ये 2 आपका एक रेशनल नंबर है या नहीं है? √3 आपका एक इरेशनल नंबर है या नहीं? बोलो, है। बिल्कुल। 2 आपका एक रेशनल नंबर है, √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, और दोनों का क्या हो रहा है? माइनस। तो कौन सा नंबर आएगा आपके पास? इरेशनल नंबर। बात आई या नहीं आई समझ में? बिल्कुल आ जानी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मैं बोल दूं कि एक नंबर बोल दिया मैंने 3 + √7, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 है आपका रेशनल, √7 है आपका इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का जब सम होता है तो भी रिजल्ट कौन सा बनता है आपके पास? इरेशनल। ये आप कंसेप्ट ध्यान रखें, छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर कर ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। आगे बोला है व्हाट इज पाई। 2 बातें लिखता हूं मैं आपके सामने कि नोट के अंदर 2 बातें।
मेरा मेन मकसद है क्वेश्चंस रटवाना नहीं है, क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझाना है। एक ये जो जीरो होता है ना, जीरो ये तो आपका रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल। और एक होता है पाई, और पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। और आपको पता होगा कि इस पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी वैल्यू होती है? 22। ये एक वैल्यू मानी गई वैल्यू है, एक्चुअल में 22/7 वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि 9th क्लास में स्पष्ट लिख रखा था कि 22 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ स्टेप्स के बाद क्या करेगा? नंबर रिपीटिंग करेगा। और अभी आपने पढ़ा था जिन नंबर्स का पॉइंट के बाद रिपीटिंग होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, और जितने भी बार वाले नंबर हैं सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? रेशनल होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? रेशनल। तो इसको इरेशनल कहना गलत है, बट पाई जो है इरेशनल ही होता है और इसकी वैल्यू मानी गई है। जब आप मेंसुरेशन वगैरह पढ़ते हैं, क्यूब वगैरह, क्यूबॉइड वगैरह, वहां पाई आता है, यानी कि सर्कल को से आपके सिलेंडर के एरिया में पाई, r² h में पाई आता है, वहां 22/7 वैल्यू लेनी होती है। तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, बट ये दोनों नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? एक रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियल। तो जल्दबाजी में जब आप जैसे ही बोलोगे व्हाट इज पाई, ये पाई क्या, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, बट बी गलत है। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। पहला बोला है रेशनल, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इरेशनल हो सकता है, रियल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर इरेशनल होंगे वो रियल भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब इस बार इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया है? बोथ 2 and 3। इसका मतलब ये नंबर आपका इरेशनल भी है और ये नंबर आपका रियल भी है। तो इरेशनल और रियल दोनों कहां पर आ गए हैं? ये अगर ऑप्शन में रियल नंबर नहीं होता तब कौन सा करेक्ट होता आपके पास? इरेशनल नंबर। बट पाई आपका इरेशनल नंबर है, बट इरेशनल किसका पार्ट होता है? रियल का। तो ये रियल भी है और इरेशनल भी है। तो एक्चुअल में ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 3 दोनों हो जाएंगे, बोथ 2 and 3। आगे 3 क्वेश्चंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लो साहब, अब एक एनसीईआरटी का कंसेप्ट आया, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं आराम से। बोला है कि इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 15 एंड एलसीएम इज 105, इफ वन नंबर इज 5 देन फाइंड अदर नंबर्स। ठीक है, सुनना देखो, आपके पास कुछ गिवन है, सुनना ध्यान से थोड़ा सा। इसका आपको एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ है आपके पास 15 और आपके पास जो एलसीएम है, इसका एलसीएम है 105। कितना है? 105। और फर्स्ट जो नंबर है वो आपको दे रखा 5 और आपसे बोला है कि सेकंड नंबर आपका क्या होगा। क्या बोला है? कि इसका सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है कि सेकंड नंबर एक्चुअल में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में होता है एचसीएफ और मल्टीप्लाई में क्या आता है? आपके एलसीएम। ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है यानी प्रोडक्ट किया जाता है, वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स मान ली, एक फर्स्ट नंबर है, एक मल्टीप्लाई में है सेकंड नंबर, इक्वल में। ये हो गया आपके पास एचसीएफ, मल्टीप्लाई में ये क्या हो गया आपके पास? एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा कितना है? 5, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपसे पूछा गया तो सेकंड को सेकंड ले लो, बाकी ज्यादा करते हैं कि एक्स ले लेते हैं, एक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एचसीएफ आपके पास है 15 और मल्टीप्लाई एलसीएम है आपके पास 105। अगर मुझे यहां से सेकंड नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई वाला जो 5 है वो कहां चला जाएगा? आपके डिवाइड में। कहां चला जाएगा? डिवाइड में। और 5 को 15 से कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में नंबर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 105। और इन नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकंड नंबर निकल के आएगा आपके पास 315। कितना आएगा? 315। और 315 इज ए सी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें, ये वाला, ये आगे के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इसमें टोटल 4 वैल्यूज है, देखो 1, 2, 3 और 4। 4 में से 3 गिवन है आपके पास, फोर्थ वाली आपसे पूछिए। हो सकता है उल्टा उल्टा भी पूछ सकता है, कुछ और नंबर देके आपको फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड दे दे, एचसीएफ दे दे, एलसीएम पूछ ले। ऐसा क्वेश्चंस भी है आगे, तो उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या बोला देखो, इरेशनल नंबर का वापस कंसेप्ट आ गया। विच ऑफ दीज इज इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल है? आप जल्दबाजी में फटाफट 22/7 इसको करेक्ट कर दोगे, बट ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत।
7 ये P बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये तो रेशनल हो गया। ये भी आपका रेशनल है क्योंकि ये देखो बाहर आ गया, क्योंकि सेम रिपीटिंग हो रहा है। 2 तो आपका वैसे भी रेशनल है, तो बचा कौन? इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। हम नहीं बता सकते इसका आगे नंबर क्या आएगा, तो ये कौन सा इरेशनल नंबर हो गया? सेकेंड ऑप्शन। 22/7 जब पाई मत बोल देना, पाई आपका एक इरेशनल होता है, बट 22/7 एक्चुअल में वैल्यू उसकी नहीं होती, 22/7 P बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये तो आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल है, ये भी आपका रेशनल है, तो बचा कौन? ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। बात आ गई समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोला है कि द डिग्री ऑफ 2 इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। अगर आपने 144 के प्राइम फैक्टर किए 144, अब प्राइम फैक्टर करने के लिए डिवाइड किसका होता है? तो ध्यान रखना, अगर मुझे किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है? 2 का, तो उसका जो यूनिट डिजिट है क्या होना चाहिए? उसका जो यूनिट डिजिट है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे 2 का डिवाइड करना है तो उसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो तो पीछे या तो 2 दिखाई दे, सॉरी 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर इनमें से कुछ भी दिखाई देता है तो उसमें किसका डिवाइड हो जाएगा? 2 का। 3 के लिए क्या रूल है? 3 के लिए है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करना। अगर सम ऑफ डिजिट्स आपका डिविजिबल हो जाए 3 से, 4 का जरूरी नहीं है, 5 का आप याद रखें। 5 के लिए ध्यान रखना, या तो पीछे 0 होना चाहिए या पीछे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई। अब यहाँ 2 का डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 4 है, और इसमें 2 का डिवाइड 72 टाइम्स। 72 में वापस 2 का डिवाइड कितने टाइम्स? 36 टाइम्स। 36 में वापस 2 का, क्योंकि ये देखो ये नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं वापस, जब तक ये देना पड़ेगा। फिर 18 में 8 है तो वापस 2 का डिवाइड 9 टाइम्स। अब 9 में 3 का होता है और 3 में 3 का 1। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो जो 144 आया वो आया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, क्योंकि देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ था? 4 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। और आपसे बोला है कि 2 की डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 की डिग्री यहां पर कितनी है? 4। दैट्स ऑल, ए ऑप्शन। तो 2 की डिग्री कितनी होगी? ए ऑप्शन हो गया, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आगे होगा समझ में क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 क्या है? 7 भी देखो शानदार क्वेश्चन आ गए आपके। 7 के थोड़े से ऑप्शन जो हैं वो गलत हो गए। अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ 10 लिख लो, यहाँ 20 लिख लो, और इसको काट दो, यहाँ 81 लिख दो, और यहाँ लिख दो आप 91। ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो समझ आना आप। ठीक है, बोला क्या है कि इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 26 इज 182। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम आपको दे रखा है 182, और एचसीएफ दे रखा 13। कितना दे रखा है? 13। एचसीएफ दे रखा है 13, और फर्स्ट नंबर जो है वो है ए, और जो सेकंड नंबर है वो है आपके पास 26। ये रहा देखो फर्स्ट नंबर, ये रहा आपके पास सेकंड नंबर। अभी आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। फर्स्ट नंबर क्या आपका ए, सेकंड नंबर आपका क्या? 26। एचसीएफ कितना है? 13, और एलसीएम कितना है? 182। आपसे ए की वैल्यू पूछी गई, तो ए की वैल्यू निकालनी, इधर बचा 13 मल्टीप्लाई में 182 अपॉन में, ये डिवाइड में चला गया। कितने टाइम्स कैंसिल कर दो इसको? 2 टाइम्स। ए इक्वल, ऊपर बचा 182 अपॉन में बच गया 2, और 182 में जब 2 का डिवाइड आप करेंगे तो डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा? 91 टाइम्स। कितना? 91 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, 91 है। थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। फॉर्मूला है, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था ऑलरेडी, इस फॉर्मूले के बेस पे है। इस बार ए नंबर दे दे, इस ए की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज। तो मैं थोड़ा बता देता हूं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अगर मुझे कभी भी एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ, या मुझे कभी क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना, निकालेंगे कैसे? एचसीएफ के लिए आपको जो भी आप प्राइम फैक्टर करेंगे 2 नंबर्स का, या तो 2 का होता है या 3 नंबर्स का होता है, उसमें आपको एक कॉमन नंबर ढूंढना है। अगर कॉमन नंबर 2 है, 3 है, जो भी कॉमन उनका ढूंढ ले, कॉमन नंबर लेना है, और उन कॉमन नंबर की आपको जो पावर लेनी है वो लेनी है मिनिमम। क्या लेनी है? मिनिमम, मतलब छोटी पावर आपको लेनी है। एलसीएम में क्या लेना है? एलसीएम में आपको ऑल नंबर लेने, क्या लेना है? ऑल नंबर, और उनकी जो पावर लेनी है वो आपको लेनी है मैक्सिमम। क्या लेनी है? मैक्सिमम। इस बात का ध्यान रखें, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, आगे के क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है।
ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना है तो आप कॉमन नंबर ढूंढे, उसकी मिनिमम पावर लगा दें, और एलसीएम लेना ऑल नंबर, जो जो नंबर आ रखे हैं, 2 आ रखा, 3 आ रखा, 4 आ रखा, 5 आ रखा, जो भी आ रखा उनको लें और उनकी मैक्सिमम पावर लगा दें। जैसे यहाँ है तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, तो प्राइम फैक्टर करेंगे 96 का और किसका करेंगे 404 का। 96 में 2 का डिवाइड हो रहा, अभी बताया था कितने टाइम्स बोलो, 48 टाइम्स। वापस 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 24 टाइम्स। होगा या नहीं होगा, बोलते रहना फटाफट। 2 का डिवाइड 12 टाइम्स, वापस 2 का डिवाइड 6 टाइम्स, वापस 2 का डिवाइड 3 टाइम्स, और 3 में 3 का 1 टाइम्स। इसमें करेंगे तो 202 आएगा, वापस 2 का डिवाइड करेंगे 101 आएगा, और 101 में 101 का ही होता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो 96 आया उसको बेटा मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर क्या लिख सकता हूं 1, और 404 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 101 की पावर कितनी लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं। अब मुझे इसका निकालना क्या एचसीएफ। एचसीएफ में अभी क्या बोला कॉमन नंबर, तो आपके सर कॉमन नंबर तो यहां पर 2 है ओनली 4, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, और यहां 2 की पावर है 5, इधर 2 की पावर है 2, और मैंने बोला था कौन सी पावर लेनी है मिनिमम, तो मिनिमम कौन है 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। बात आई समझ में। ये आपके एनसीईआरटी के बेस्ट पे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम समझ लें। एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर की मिनिमम पावर लगानी, जितने भी कॉमन नंबर है, एलसीएम में ऑल नंबर लेके उनकी मैक्सिमम पावर लगानी है, और प्राइम फैक्टर तो आपको आने चाहिए, किसमें किसका डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 का 3 का 5 का विशेष तौर पे आना चाहिए अगर आपको 10 में क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया, क्या बोला है कि इफ पी स्क्वायर इज ए इवन नंबर देन पी इज ए, वो ओड नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कुछ कह नहीं सकते, नन ऑफ दीज। मुझे एक बात बताओ कि मैं एक बात करता हूं, ये कोई पी मेरे पास एक ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर, और एक पी है मेरे पास इवन नंबर, दोनों कंसेप्ट साथ में बता देता हूं। ठीक है, और मुझे अगर ओड नंबर लेना है तो P अगर आपका ओड नंबर है तो P स्क्वायर आपको बताना क्या होगा, मैं बता देता हूं। अगर P आपका ओड नंबर है तो P स्क्वायर भी आपका कौन सा नंबर होगा ओड नंबर, और P अगर आपका इवन नंबर है तो P भी आपका कौन सा नंबर होगा, P स्क्वायर भी आपका कौन सा नंबर होगा इवन नंबर। मैं बताता हूं कैसे। आप सोचो ओड नंबर सोचो कोई आपने, यहां अगर आप P आप कोई ओड नंबर सोच रहे हो 1 सोचा, तो 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 भी आपका देख लो ओड नंबर है। आपने सोचा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आपने सोच लिया 7, 7 भी आपका एक ओड नंबर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 भी आपका एक ओड नंबर है। तो ध्यान रखना, अगर P आपका ओड नंबर है तो P स्क्वायर भी आपका ओड नंबर होगा, और P अगर आपका इवन नंबर है, कैसे 2 सोचा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपने सोचा 4 तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो भी ये देख लो वापिस इवन आ रहा है। तो P स्क्वायर आपका इवन नंबर है तो P भी कौन सा नंबर होता है इवन, और P अगर ओड नंबर होता, P स्क्वायर अगर ओड नंबर होता तो P भी आपका ओड नंबर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा बेसिक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को उठाया, एनसीईआरटी के बाहर से उठाया, बट यहाँ एनसीईआरटी में आपके फैक्ट ऐसे आ रखे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें, उनको थोड़ा इजी वे में चीज़ों को देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी बता चुका हूं, बोला क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि किसी नंबर को जीरो के साथ प्रोडक्ट कर दे वो जीरो बन जाएगा। नॉन जीरो कुछ भी कोई नंबर, रेशनल का इरेशनल के साथ जब प्रोडक्ट किया जाता है तो ऑलवेज, एक मिनट भाई एक मिनट, ऑलवेज इरेशनल नंबर आता है। मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, एक आप ले लो रेशनल नंबर, एक आप ले लो इरेशनल नंबर, रेशनल को इरेशनल में प्लस कर दो, रेशनल को इरेशनल में से माइनस कर दो, रेशनल को इरेशनल में से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, तो भी रिजल्ट तो हमेशा ही क्या आना है आपके पास इरेशनल आना। क्या आना इरेशनल, तो ये इरेशनल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये हमने अभी एमसीक्यू पूरे कर लिए। क्या कर लिए एमसीक्यू, जो टॉप 10 एमसीक्यू है, टॉप 10 एमसीक्यू वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं आगे, जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और ये रहा, ठीक है, ये आपके सामने है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, 7
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर्स कौन से? अब मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। बात आ गई है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक आपका होता है प्राइम नंबर और एक नंबर होता है आपका कंपोजिट नंबर। थोड़े ढंग के क्वेश्चन उठाए मैंने आपके, बहुत शानदार, ध्यान रखना। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ गए? ओनली 2 फैक्टर्स में कौन? जैसे आपने एक नंबर लिया 5, तो 5 के ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 5 होता है और एक 1 होता है। आपने अगर ले लिया 11, तो 11 में देखो 11 होता है और 1 होता है, इसके अलावा किसी का डिवाइड होता ही नहीं। बट आपने लिया 6, तो 6 में 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 6 का भी होता है। तो देखो तो मोर देन 2 फैक्टर्स आए या नहीं है, तो इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसी बेस पे हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि प्राइम और कंपोजिट हमने समझ लिए। तो ये कंपोजिट बोला है, तो पहले 2 केस बन रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर सॉल्यूशन करते हैं इसका, और इसको लेते हैं हम केस नंबर फर्स्ट। और लेट कर लो, कोई नंबर मान लो, इसको ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो। ए मान लिया तो ए हो गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13 और प्लस में क्या आ गया 13। जब भी प्लस माइनस का साइन आता है दोनों घर अलग अलग हो गए, ये इधर अलग हो गए, ये इधर अलग हो गए। यहां से अगर मेरे पास ए की वैल्यू निकालनी है तो आप ध्यान से देखें, इधर भी 13 है, इधर भी 13, मैं 13 को कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 13 को कॉमन। तो पीछे क्या बचा 7 मल्टीप्लाई में क्या बचा 11 और 13 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, प्लस में इधर भी 13 कॉमन ले लिया तो इधर बचा 1, क्योंकि जिसमें से जो नंबर आप कॉमन ले लोगे वहां 1 ही बचता ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ की ए से वैल्यू आएगी आपके पास 13 मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 77 और प्लस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 13 मल्टीप्लाई ये क्या आएगा 78, 77 और 1 78 हो गया। बताओ इसके मल्टीप्लाई में 1 है या नहीं? आपको सर है 1। और देखो इसके 2 से मोर देन फैक्टर्स है या नहीं? देखो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है और 1 तो हर फैक्टर होता है, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। आप लिखेंगे इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर because numbers will be more than 2 factors, numbers will be more than 2 factors। ये नंबर कंपोजिट इसीलिए है क्योंकि इसके मोर देन क्या है 2 फैक्टर्स है। बात आई या नहीं आई समझ में? अब चलते हैं केस नंबर सेकंड में। किस में चलते हैं? केस नंबर सेकंड में। और केस नंबर सेकंड में भी लेट कर लेते हैं, एक बी नंबर लेट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में क्या आ जाएगा 5। अब ध्यान से देंगे वापस प्लस आ गया तो नंबर अलग हो गया। यहाँ से बी क्या आएगा? देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, जो कॉमन नंबर है उसको उड़ा के बाहर लेके आ जाओ। तो पीछे बचा 7 मल्टीप्लाई 6, इधर 5 मल्टीप्लाई ले कॉमन ले लिया तो 1 बचा, फिर मल्टीप्लाई में 4, फिर मल्टीप्लाई में 3, फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में 1 और प्लस इधर वापस 5 ले लिया, इधर क्या बचा 1 बचा। तो b की वैल्यू क्या आई 5 मल्टीप्लाई। अब थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1008 आएगा, प्लस का हो जाएगा 1। समझ आना थोड़ा सा, ठीक है? मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे याद भी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इनको, ठीक है? तो 5 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1009 और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1। और ये भी आपका कौन सा नंबर हो गया है कंपोजिट नंबर। इसको मैं सेम टू सेम कॉपी करके इधर ले आता हूँ, एक डुप्लीकेट नंबर लाते हैं इसका। लो साहब एक डुप्लीकेट नंबर आ गया, लो साहब ये हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं कि आपको कंपोजिट कुछ भी कॉमन लेना, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके फिर इसके फैक्टर करके देख लो, वो बड़ा हो जाता है, कुछ कॉमन लेके। ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है, आप इसी तरीके को फॉलो करें और इजी वे में काम आपका हो जाएगा मस्त रहे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आएगी भी नहीं। देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट नंबर्स क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि हाँ सामने दिखाई दे रहे हैं 3 फैक्टर्स। हो जैसे 78 लिखा हो, इधर क्या लिखा है 78 के तो और फैक्टर होते हैं, तो ये तो 2 से भी ज्यादा हो गया। लेकिन मोर देन 2 का मतलब होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हो सकते हैं। हमें तो मोर देन 2 का मतलब 3 हो गए, मिल गई बहुत है, 2 मिले तो हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका ये सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। लो साहब एक क्वेश्चन और शानदार आ गया कि द सम ऑफ द पावर्स, जो पावर्स होगी उनका सम करने पर
92 का क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब सोल्व करने होते हैं तो आपको लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना है, तो आप लिखेंगे, एक मिनट भाई, हिंदी में लिख दिया क्या, इंग्लिश में लिखते हैं, इसको आंसर लिखते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसको सॉल्यूशन। 392 है, तो इसमें पहले 2 का डिवाइड होगा, आपको मैंने बात बता दी। पहले हो गया 1 टाइम्स, फिर हो जाएगा 9 टाइम्स, फिर हो जाएगा 6 टाइम्स। आप डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा। फिर वापस 2 का हो रहा है, तो पहले हो जाएगा 9 टाइम्स, फिर हो जाएगा आपके पास 8 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, और ये हो गया। फिर इसमें 7 का ही होगा, क्योंकि इसमें 3 का इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 9 और 4 होता है 13, 13 में 3 का नहीं होता है। 5 का हो नहीं सकता क्योंकि 4 का भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का हो जाता पहले। फिर 5 का नहीं होगा क्योंकि पीछे 0 या 5 नहीं, तो 7 की होगा क्योंकि 7 का स्कोर होता है 49, 7 टाइम्स, और 7 में 7 का 1 टाइम्स। तो आपके पास जो आया है 392, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2। और आपसे बोला है कि सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ जो पावर्स आएगी वो आएगी 3 + 2, वो आ जाएगा 5। ये आपका क्या है, आंसर है। सम ऑफ पावर्स आपसे पूछा था कि प्राइम फैक्टर पावर यही तो है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों पावर को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस करने में कितना रिजल्ट मिला हमारे पास, 5। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीजें, आप थोड़ा सोचेंगे तो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं। आपके बुक में है, आपका 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है प्राइम फैक्टर का। ठीक है, उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे तो आप सोच लेंगे सर ये कैसे आ गया। तो इन टाइप की मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन और आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहले लिखते हैं आंसर में कि क्या क्या गिवन है आपके पास। गिवन कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आपको क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में दे रखा है 1080, 1080 दे रखा है। और इनका एचसीएफ आपको और दे रखा है, क्या दे रखा है, एचसीएफ 6 दे रखा है। इनका एचसीएफ कितना दिया है आपको, 6 दे दिया। अब आपसे बोला क्या है कि इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। आप लिखेंगे वी नो दैट, इसमें लिखना पड़ेगा लैंग्वेज आपको ध्यान, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में होता है आपके एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको दे रखा है 1080, एचसीएफ आपको दे रखा है 6, और एलसीएम आपको फाइंड करना है। मैं इसको और करके क्या करता हूं, पहले इसको लिख देता हूं 6 मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल में हो जाएगा 1080। और यहां से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 1080 के अपॉन में मल्टीप्लाई वाला 6 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। और यहां से एलसीएम की वैल्यू आएगी, कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स, ये 180 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, आप डिवाइड करके देख लेना, ये नंबर आपके आ रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। पहले आरबीएसई बोर्ड में चला था, और ये मैंने इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा दिए। 2 करवा दिया था, ये 3rd वाला और करवा दिया। कुछ भी नहीं, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें। और ये आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ये भी एक मैंने बाहर से क्वेश्चंस लिया है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। एक फिगर है, यहां पे एक्स नजर आ रहा है, यहां पर वाई नजर आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको एक्स निकालना है तो कुछ भी मत करो, एक्स के साथ में पड़ोसी कौन कौन जुड़े हुए देखो। एक्स के साथ में इधर जाओगे तो इधर एक 3 जुड़ा हुआ है, इधर एक 7 जुड़ा हुआ है। तो आपके पास एक पड़ोसी तो 3, एक पड़ोसी जुड़ा हुआ है 7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इधर 3 है, इधर 7 है, आपस में कर दो मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स को। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21।
बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है? x की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इसमें y चाहिए। तो y के साथ में कौन पड़ोसी जुड़े हुए? एक इधर ये जुड़ा हुआ, एक इधर ये जुड़ा हुआ। ये देखो ये रहे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई x। तो y आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी ऊपर? 21। और जब 4 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? 84। बोलो साहब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। x निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, y निकालने के लिए इनको कर दो। x की जरूरत पड़ती, x ऑलरेडी हम निकाल चुके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ये थोड़े से क्वेश्चंस ढंग के आए। इफ p एंड q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। देन देयर एचसीएफ इज, अगर कोई भी इनका एचसीएफ पूछा जाए तो इनका आंसर क्या है? 1। अगर कोई अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। कैसे? एग्जांपल देके बताता हूं। एक आपने लिया 5 प्राइम नंबर, एक आपने लिया 7। कैसे? 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई 1। 7 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 7 मल्टीप्लाई 1। और अगर मुझे इसमें एचसीएफ चाहिए, किसका? 5 और 7 का एचसीएफ चाहिए तो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में पहली प्रायिकता यह है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसमें कॉमन नंबर चाहिए। तो 7 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, तो कॉमन कौन है? 1। और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां हमेशा एलसीएम एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई भी, मैं प्राइम नंबर से नहीं कह रहा हूं, अगर 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, p और q आर, कोई भी 2 डिफरेंट नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसका मतलब वहां क्या आएगा? 1। और प्राइम नंबर ही होने चाहिए, वरना दूसरे नंबर में तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। आएगा नहीं, कुछ ना कुछ कॉमन आ गया फिर तो अलग आएगा। बाकी अगर प्राइम नंबर से, डिफरेंट प्राइम नंबर से, उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, अगर किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है तो नंबर भी आपके क्या होने चाहिए? हमेशा इक्वल होने चाहिए। नंबर भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में होना चाहिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर नंबर इक्वल होंगे तभी तो इनका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बात आ गई समझ में? तो ये ध्यान रखना, अगर 2 p और q डिफरेंट प्राइम नंबर्स, उनका एचसीएफ 1 होता है, बट एचसीएफ और एलसीएम खुद इक्वल हैं, तो नंबर्स भी आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो, ये एक शानदार क्वेश्चन है भाई, इस बार ध्यान रखना। अगर बोर्ड ने थोड़ा सा गहराई से सोचा और लगा उनको कि ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। क्या बोला है? इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 77 इज एक्सपेरिबल इन द फॉर्म 65m - 117, देन द वैल्यू ऑफ m। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले जो आपको नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं, उनका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ की फॉर्म में बोला है आपको, एचसीएफ फाइंड करो। तो 65 आया, इसमें 2 का तो डिवाइड नहीं होगा, 3 का नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 और 5 क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 5 का, और 5 का डिवाइड होता है 13 टाइम्स, और 13 एक आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम में प्राइम का ही होता है, तो 1 टाइम्स। इसमें 3 का हो रहा है आपको, क्यों? क्योंकि 1 और 1 2, 2 और 7 होता है 9। ये हो जाएगा आपके पास 39 टाइम्स। 39 में वापस डिवाइड करेंगे 3 का, तो वापस आ जाएगा 13, और 13 में 13 का 1 टाइम्स होता है। तो आप बोलेंगे क्या? आप कहेंगे सर जब 65 हमने नंबर लिखा तो उसको लिखा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1, और जब हमने लिखा 117 को, क्या लिखा? 117 को, तो उसको हमने लिखा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1। और अगर मुझे इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इनका एचसीएफ आएगा कॉमन नंबर। तो कॉमन यहां क्या है? 13 है, तो कॉमन आ गया आपके पास 13। ठीक है। अभी मुझे तो एचसीएफ थोड़ी निकालना, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए भाई? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे तो चाहिए m की। तो कुछ भी नहीं, जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन से आपके पास 60m माइनस का 117, इसको आप इक्वल में जो एचसीएफ आया उसको पुट कर दें। ये बात वापस रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर्स दे रखे हैं उनका हमने एचसीएफ फाइंड कर दिया। एचसीएफ फाइंड करने के बाद जो इक्वेशंस आपको दे रखी है, उस इक्वेशंस के इक्वल में जो भी आपका एचसीएफ आया है उसको क्या कर दें? आप पुट कर दें। अब देखो ये प्लस का उधर ट्रांसफर होगा, माइनस का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 65m इक्वल में 13 माइनस का 117 ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 65m इक्वल ये हो जाएगा 130 प्लस हो गए दोनों, इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया हमने, प्लस। और यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 130 अपॉन में 65 आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, क्योंकि 65 का डिवाइड 130 में कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। बोलो साहब दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है, नया क्वेश्चंस लिया बट सिंपल सा है। आगे बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। अब आपके वापस आ गया प्राइम फैक्टर आपको करने 12 और 60 के, तो प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके। ये लो साहब 1260, पहले 2 का डिवाइड हो रहा है 630 टाइम्स, वापस 2 का डिवाइड हो रहा है 315 टाइम्स। अब वापस 2 का तो होगा नहीं, तो 3 का हो रहा है, क्योंकि 5 पर 1 होता है 6, 6 और 3 होता है 9, 9 में 3 का होता है, तो ये हो जाएगा 105। कितना, 105। वापस 3 का हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 35 टाइम्स। अब 35 में तो 3 का नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 और 5 होते हैं 8, 8 में 3 का नहीं होता, 5 का हो जाएगा, तो 5 का डिवाइड हो गया 7 टाइम्स, और 7 में 7 का हो गया 1 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब जो 1260 है उसको मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 डिनोट कर सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन से एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, जो हमने कर दी। हो गया क्वेश्चंस। चलो साहब आगे क्या कह रहा है, आगे भी सेम क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, मैंने ज़्यादा तो प्रैक्टिस के लिए लिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें, एक सैम्पल पेपर ही मान लो इसको। 156 है, इसके एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 156 2 का डिवाइड कर दूं क्योंकि पीछे 6 है, तो पहला हो गया 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, फिर हो जाएगा 8 टाइम्स, वापस 2 का डिवाइड कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स। अब वापस 3 का होगा 13 टाइम्स, और 13 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम में प्राइम का हो जाएगा। तो आपके पास आया 156, इसको लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सोल्व। सिंपल ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आपके पास लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये भी है। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन से, ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, तो बड़े वाले एनसीईआरटी के बेस में एक एक दो दो करवा देता हूं, सेम क्वेश्चंस करवा रहा, उसके पैटर्न का आप एनसीईआरटी में सोल्व करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, फिर वेरीफाई करना है। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से आपको पहले इनके प्राइम फैक्टर करना है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए नंबर्स के प्राइम फैक्टर होना बहुत जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाए, और मेथड में एक नंबर है आपके पास 510 और एक नंबर है आपके पास 92। तो पहले करेंगे 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स नहीं होगा, आप समझना, 1 मिनट। पहले हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना, 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, हो गया डिवाइड। अब वापिस 2 का तो नहीं हो रहा है, तो 5 5 10 और 2 होता है 3 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, कितने का, 3 का डिवाइड, तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, पहले 8 3 24 हो जाएगा, और ये हो गया 85 टाइम्स। 85 में 3 का नहीं हो रहा, तो 5 का होगा 17 टाइम्स, और 17 आपका एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम में प्राइम की होता है, ये हो गया। इसमें हम करेंगे 2 का डिवाइड, तो ये कितने टाइम्स हो गया आपके पास, 46, सही कह रहा हूँ, 46 ही होगा बिल्कुल। वापस 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 23, कितना आएगा 23, और वापस 23 में 23 का ही होगा 1 टाइम्स, क्योंकि ये भी आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अगर आप नंबर्स का थोड़े सा सोचेंगे, तो 500 जो 10 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। और अगर आपके पास एक 92 नंबर आया, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1, 23 की पावर
1। अब मुझे क्या चाहिए इसका चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर चाहिए, तो कॉमन तो ओनली फॉर आपको क्या नजर आ रहा है? 2, तो ये रहा 2। और इसकी कौन सी पावर? मिनिमम, तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो मिनिमम कितनी आ जाएगी? 1। और एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास? 2। अब मुझे इसका क्या चाहिए? एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम में ऑल नंबर्स, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा। और इनकी मैक्सिमम पावर, 2 की पावर इधर 2 आएगी, इधर 1 आएगी, इधर 1 आएगी, इधर 1 आएगी और इधर भी क्या आएगी? 1 आएगी। तो इनका जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई, ये हो गया 17 मल्टीप्लाई 23। और इनका मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 23,460, ये इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा और ये इसका एलसीएम आया और एलसीएम बहुत बड़ा है। अब आपसे बोला है इसका वेरीफाई भी करना, तो वेरीफाई कैसे करते हैं वो सुनना आप। अगर आपको इसका करना है वेरीफाई, क्या करना है? वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है इक्वल आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से? एक नंबर है 510 और एक नंबर है 92। एचसीएफ कितना आया था? 2 और एलसीएम आया था 23,460। ठीक है, 1000 हो गया। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 46,920 और इनका मल्टीप्लिकेशन भी 46,920। बोलो साहब इक्वल आया नहीं आया? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये हैंस प्रूव हो गया। क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड हो गया, ये आपका इक्वल हो गया। समझना इस क्वेश्चंस को ध्यान से, ठीक है? आराम से देख लो, कोई दिक्कत हो तो। हमारे पास 2 नंबर्स थे 510 और 92, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया। पहले हमने फाइंड किया एचसीएफ, फिर फाइंड किया हमने एलसीएम, फिर इनका वेरीफाई करना था। वेरीफाई के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमेशा इक्वल होना चाहिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आपके पास एक नंबर वापस आ गया कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 और 120। इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, लेकिन इस बार वेरीफाई नहीं करना। वेरीफाई इसीलिए नहीं होता कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही होते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आप नहीं लिख सकते, ठीक है? तो आपके पास एक नंबर कौन सा? एक नंबर है 6, एक नंबर है आपके पास 72 और एक नंबर है आपके पास 120, ठीक है? प्राइम फैक्टर कर दो, 2 का 3 टाइम्स, 3 में 3 का 1 टाइम्स, वापस 2 का डिवाइड किया 36 टाइम्स, वापस 2 का किया 18 टाइम्स, ठीक है? वापस 2 का किया 9 टाइम्स, 9 में 9 का 3 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम्स, ठीक है? प्राइम फैक्टर तो आने चाहिए आपको। ये हो गया 2 टाइम्स 60 हो जाएगा, 60 में 2 का हो जाएगा 30 टाइम्स, 30 में 2 का हो जाएगा 15 टाइम्स और 15 में 3 का 5 टाइम्स और 5 में 5 का 1 टाइम्स। इसका मतलब हो गया अगर मैं 6 को लिखना चाहूँ तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। और अगर मेरे पास 72 है तो उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और 100 जो 20 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बोलो इनका एचसीएफ निकालना, तो निकालते हैं साहब। अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना हुआ तो एचसीएफ में होता है कॉमन नंबर, तो इधर 2 है सब जगह, तो 2 तो हो गया एक आपका कॉमन नंबर, मल्टीप्लाई इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, 3 आपका आ गया कॉमन नंबर। अब इनकी कौन सी पावर लेनी है? मिनिमम। तो इधर देखो 2 की पावर 3, इधर 1 ऊपर है 1 और 3 की भी 1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। और अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में ऑल नंबर लेने, तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना और 5 भी लेना, यही नंबर आए। और उनकी मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की तो 1 आई। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 1 होता है 9 और मल्टीप्लाई हो गया 5, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 45 टाइम्स और मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया इनका एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। बोलो साहब कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाला, सिंपल सी चीजें कर दी, इजी वे में आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर
का सॉल्यूशंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब 2 क्वेश्चंस और बचे, उनका लास्ट सॉल्यूशन है, 5-7 मिनट और लगेंगे, हो जाएगा सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चंस ज्यादातर पूछा जाता है कि प्रूव करना है कि रूट 2 कौन सा नंबर है इरेशनल। इस बात का ध्यान रखना, अगर मैंने आपको रूट 2 बता दिया तो आप रूट 3 का भी सॉल्यूशन कर सकते हो, रूट 5 का भी कर सकते हो, रूट 6 का भी कर सकते हो, रूट 7 का भी कर सकते हो, रूट 8 का भी कर सकते हो। रूट 9 मत बोल देना, रूट 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो 3 तो रेशनल नहीं होता, रेशनल होता है। रेशनल प्रूव नहीं है। अगर रूट 2 में करवा रहा हूं तो आप घर जाकर इन दोनों का सॉल्यूशंस तो पक्का कर लेना। ये आपकी बुक के क्वेश्चंस है, ये तो एक तो एग्जांपल है और एक आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। तो रूट 2 को प्रूव करवा रहा हूं, इसकी लैंग्वेज ज्यादातर फिक्स होती है, तो आप आराम से देखना कि क्वेश्चंस है क्या एक्चुअल में। पहला काम क्या होता है, पहला स्टेप है कि लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रूट 2 को क्या मान लो आप, रेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रेशनल है, इसका मतलब उसको कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, P बाई क्यू की फॉर्म में। किसमें? P बाई क्यू में, और ब्रैकेट में लिखेंगे वेर P एंड क्यू आर, P एंड क्यू आर इंटीजर्स, सॉरी, वेर P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2Q। स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद आपको करना स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो P का स्क्वायर P स्क्वायर और रूट 2Q का रूट 2Q का स्क्वायर कर दो। तो यहां से वैल्यू बनेगी P स्क्वायर इक्वल रूट 2 का क्या होता है 2 और Q का हो गया Q स्क्वायर। और यहां से मैं अगर Q स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एक लैंग्वेज है, थोड़ी ध्यान रखना कि P स्क्वायर इस 2 से डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल है। P स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई, P स्क्वायर is a divisible by 2, then P is also divisible by 2। अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये बात ध्यान रखना, ये फिक्स स्टेप है, ध्यान रखना। आपको 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको स्टेप याद होते जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, अब आपको कुछ ना कुछ इस P की जगह पुट करना है, तो आप लिखेंगे पुट P इक्वल, इस P की जगह पुट कर देंगे हम, ठीक है। या आप मान लो कुछ भी लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादातर आप, ठीक है। लेट करो तो लेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप लिख लो कि लेट, मान लो कि इस P की जगह आपको 2C लेना है। क्या लेना है, C। और ये जो C है ना, कोई रियल नंबर है। C इक्वल क्या है आपका, एक रियल नंबर। C आपका एक रियल नंबर है। 2 देखो P तो हमेशा ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना। C भी लेना, 2 इसीलिए लिया है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में क्या दे रखा 2। अगर 3 होता तो आप P इक्वल में 3C लेते, और 5 होता तो आप क्या लेते 5C। ये NCERT के बेस्ट पे है, थोड़ा ध्यान रखें। अब आप क्या लिखेंगे, पुट P इक्वल 2C इन इक्वेशन फर्स्ट। P की वैल्यू जो 2C है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है Q स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर है तो P स्क्वायर यानी कि 2C का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2, और यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन में 2। ये कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स, और यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2C स्क्वायर। कितनी आएगी 2C स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर मैं C स्क्वायर निकालूं तो यहां से आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो जैसे यहां पर आप पहले था ना P स्क्वायर 2 से डिविजिबल था, तो वैसे आप यहां लिख सकते हो कि Q स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाय 2, देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां मैंने कुछ बातें लिखी है कि P और Q को मैंने को प्राइम नंबर बोला है, तो को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए।
द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ओनली वन, जिसमें ओनली वन डिविजिबल हो, जैसे 2 और 3 का आपने एक ग्रुप लिया तो इसमें 2 के फैक्टर्स हो गए 1 और 2, 3 के हो गए 1 और 3, तो इसमें डिविजिबल केवल कॉमन क्या 1 है, तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, और 1 तो सब नंबर्स में होता है। लेकिन आप यहां ध्यान दो, अगर p और q को प्राइम नंबर होते तो उसमें तो कॉमन 1 आना चाहिए, लेकिन देखो यहां पर p किससे डिविजिबल है 2 से, और यहां q किससे डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब p और q के 2 के अलावा भी कोई फैक्टर्स हो गया, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 2 is a common factor of p and q, ठीक है। एंड या आप ऐसे लिख सकते हो कि p, q का जो SCF आया है, एक मिनट पूरी बात सही लिख देता हूं, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया यहां पे, अगर आपको SCF p और q का मिलता, p और q अगर आपके को प्राइम ने उनका SCF 1 होना चाहिए, बट यहां 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या 1, तो आप लिखेंगे सो आवर एज्यूम्सन। अब एज्यूम्सन का मतलब क्या होता है, आपने शुरुआत में माना था, आपने माना क्या था परिमेय नंबर, ठीक है, सो आवर एज्यूम्सन इज इनकरेक्ट, देन √2 is a irrational number. Then √2 is a irrational number. बोलो साहब, फिक्स चीजें हैं, ध्यान रखना। अब अगर आप √3 करेंगे, जहां जहां आपको 2 नजर आ रहा है सब जगह आप 3 पुट कर दो, यहां हो जाएगा p² इज डिविजिबल बाई 3, देन p इज डिविजिबल बाई 3, और यहां पर 3 सिलेक्ट करना है, और यहां से क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, और SCF p, q नॉट इक्वल टू 1, सो आवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट। ये तो फिक्स लाइन है, ये तो आपका परमानेंट हो गया, ध्यान रखना, हर बार आपको सेम ही चिपकाना, हर बार, ठीक है। मैं मैथ में रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कोई टीचर नहीं कहता है कि आप रट्टा मार लें, रट्टा कभी नहीं मारें, बट आप जब इस स्टेप को 1-2 बार जब आप यहां समझने के बाद बिना देखे इनको करेंगे तो 100% ये श्योर है कि आप इन क्वेश्चंस को अलग से आराम से सोल्व कर दोगे। √2 आपको समझना है ध्यान से, कौन सा स्टेप कहां पर हुआ, फिक्स स्टेप होते हैं, ठीक है। इसके बाद √3 और √5 को आप बिना देखे करें, क्वेश्चंस आपके हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक टाइप का ये होता है, एक टाइप होता है कि जब आप प्लस माइनस कुछ भी साइन आ सकता है, जैसे ये रहा, देखो ये क्वेश्चंस ज्यादातर छोटा ही है, इसकी लैंग्वेज फिक्स होती है कि 7√3 प्रूव करना है इरेशनल नंबर। अब प्लस वाले बीच में माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो करना क्या, सुनना, देखो पहला काम वही है कि लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, और अगर 7√5 आपका रेशनल है तो इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, p/q की फॉर्म में। वापिस वही p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, कोमा q नॉट इक्वल टू 0। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, सेम चीज करनी है, इसका उल्टा लेट करना है, 7√5 को p/q की फॉर्म में लिखा जाए। अब यहाँ कोई क्रॉस वगैरह मत करना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, करना क्या है, इस रूट वाले नंबर को इधर रखो, तो इधर आ जाएगा √5 अपॉन में p, मल्टीप्लाई वाला ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब ये क्वेश्चंस खत्म होने की कगार पर है, केवल आपको एक लैंग्वेज सोचनी है, और लैंग्वेज मैं आपको बताता हूं। आप लिखेंगे एक मिनट रुकना ना, थोड़ा सा लिखते हैं। आप लिखेंगे p एंड q आर, एक्चुअल में इंटीजर्स ही नंबर होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, सो p अपॉन 7q, तो ये जो p अपॉन 7q आया ये वाला इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। देन √5 इज ए रेशनल। आपको सर ये कैसे हो गया, मुझे एक बात बताओ कि 2 किसके इक्वल होता है, 2 के, 3 किसके इक्वल होता है, 3 के, तो रेशनल किसके इक्वल हुआ,
रेशनल के ही रेशनल रेशनल के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर ये नंबर आपका रेशनल है तो डेफिनेटली ये नंबर भी कौन सा होगा, रेशनल। बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये तो आपने अभी ऊपर प्रूव किया, √2 किया तो √5 भी आपने कर लिया होगा। √5 इज ए इरेशनल नंबर। सो वापिस वही लाइन है, सो अवर एज्यूम्सन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर, या हैंस करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को हैंस पसंद है तो हैंस लिख दो। हैंस 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। हैंस 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। तो लल्लू सवाल है, इनको कोई दिक्कत ही नहीं करना चाहिए ना, है ना। ये देखो मैं जहां जहां ब्रैकेट बना रहा हूं वहां नंबर चेंज करना है, कुछ भी नहीं है। जैसे अगर कोई नंबर है आपके एनसीईआरटी में 3 + 2√5 है, उसको आप P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर ये प्लस का 3 ट्रांसफर करने पर माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज देना, और बाकी सेम लैंग्वेज, केवल आपको क्या करने हैं, नंबर चेंज करने हैं। क्या करने हैं, नंबर चेंज। और आप 10th क्लास में कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि नंबर कहां चेंज करना है और कहां चेंज नहीं करना है। तो ये हमारा 1 शॉट कंप्लीट हुआ। इसके आगे कुछ भी नहीं है, देख लो फिल इन द, ये तो ब्लैंक्स पड़े हैं सारे के सारे, क्योंकि इससे अलावा कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं एनसीईआरटी में। मैंने कोशिश की है आपको जो क्वेश्चंस करवाए, मैंने 23 या 25, 24 जितने भी करवाए आपके, इनसे बाहर एनसीईआरटी में कुछ नहीं जाएगा। आप इनका रिवीजन कर लें, इनके फैक्ट बार बार दिमाग में रखेंगे। मैंने रेशनल इरेशनल का खूब सारा आगे कंसेप्ट बताया था, और एक प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम का बताया। घंटे भर की क्लास हुई है, बट घंटे भर में अगर आपने रियल नंबर सीखा है, इसका मतलब आपने मौज कर दी। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, कोई नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बात आई या नहीं आई समझ में? ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा फटाफट, ये देखो, एक हमने ये क्वेश्चंस किया था, फिर हमने एक ये क्वेश्चंस किया था, ठीक है। आराम से हमारे पास पीडीएफ पड़ी। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस था, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल एचसीएफ एलसीएम प्रूव भी करना था। ये हो गया, ये बड़े वाले क्वेश्चंस थे। बाकी देख लो आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने पेश किए थे। 156 के प्राइम फैक्टर्स करने थे, आपने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। फिर 1260 के प्राइम फैक्टर्स, नॉर्मल सा काम था, ठीक है। फिर ये एक क्वेश्चंस भाई साहब, बहुत मैंने है ना, बहुत खुदाई करने के बाद इस क्वेश्चंस को ढूंढा है कहीं से, कि कहीं से तो मुझे ऐसा क्वेश्चंस मिले। बताइए नहीं समझ में? तो ये क्वेश्चंस तो बहुत शानदार है, आप इसको मिला के जाएं। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सोचेगा, डीप सोचेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस देने के जरूर सोचेगा। आपको सही करके आना इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हो गया। इससे पहले हमने कौन सा किया था, एचसीएफ और एलसीएम अगर इक्वल है तो नंबर्स भी इक्वल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर पी और क्यू कोई अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर्स, उनका एचसीएफ 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपको फिक्स चीजें याद रखनी है, ठीक है। फिर एक आकृति वाला था, फिगर वाला, तो एक्स निकालने इनको मल्टीप्लाई किया, वाई निकालने इनको मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा मैंने करवा दिया था आपको। और फिर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम पूछा था। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप देख लें आराम से, ठीक है। ये 392 के प्राइम फैक्टर करने थे, बट यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं, यहाँ पूछा था कि वापिस सम ऑफ पावर्स कितना होगा। तो उनकी जो ये पावर्स है ना, ये वाली, इनकी पावर्स, ये वाली पावर्स, इनका सम कितना होगा, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने एक ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट क्यों है, क्योंकि हमने कुछ कॉमन लिया। ये 3 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ऐसा कर दिया। यहां पर भी कुछ ऐसा किया है, ठीक है। और इससे पहले हमने खूब सारे एमसीक्यू किए थे। ये वाला एमसीक्यू ध्यान रखना, रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हमेशा अगर रेशनल रेशनल का 2 का किया जाएगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और अगर ध्यान रखना, p एक ऑड नंबर है तो p स्क्वायर भी आपका एक ऑड नंबर होगा, p अगर इवन नंबर है तो p स्क्वायर भी आपका एक इवन नंबर होगा। इसके एग्जांपल मैंने आपको यहां बता दिए, इसके एग्जांपल मैंने यहां बता दिए। यहां बोला था p स्क्वायर इवन नंबर है, तो p भी कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन होना। कभी जरूर नहीं होता, आप ऐसे ही सोचें, आप ऐसे भी उल्टा भी सोच लें, ठीक है। और फिर एक देखो एचसीएफ और एलसीएम बोल रहा था, कॉमन नंबर। यहाँ मैंने एचसीएफ और एलसीएम का खूब सारा, यहाँ देखो ये वाला कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। बाकी एचसीएफ और एलसीएम आगे काम आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 नंबर्स दे रखे थे, एक ए दे रखा था 26, तो फर्स्ट नंबर था आपका ए, सेकंड नंबर था 26, एलसीएम ये था, ए की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। मैंने इसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर फॉर्मूला आपको बता दिया है। और प्राइम फैक्टर्स करने,
144 के प्राइम फैक्टर्स के लिए देखो रूल्स पढ़े यहाँ पे, रूल्स फॉलो करें। और यहाँ पर 2 की पावर बोलनी थी, 2 की पावर यहाँ 4 थी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया था? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद बोला था इरेशनल। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था, यहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन से, ध्यान रखना इसको। ये भी आपका पाई क्या, पाई इरेशनल भी और रियल भी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? हमने 4 वाला का ऑप्शन डी करेक्ट किया था। ये भी यहां पे बताया था। और यहां मैंने आपको शुरुआत में जब इरेशनल और रेशनल का बोला था, तो मैंने यहां रियल नंबर के बाद एक मैंने रेशनल और इरेशनल के कंसेप्ट पूरे बता दिए थे कि कौन से परफेक्ट है, कौन से नॉन परफेक्ट है, कौन से रियल है, कौन से इरेशनल है, कौन से रेशनल है। और फिर डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ कंसेप्ट बताया था। और ध्यान रखें, जितने भी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है सारे रेशनल होते हैं, और नॉन रिपीटिंग वाले सारे भी नंबर हैं वो क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो बेटा ये आपके बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट खत्म हुआ। मिलते हैं जल्दी पॉलिनोमियल चैप्टर का सॉल्यूशंस लेके, तब तक आप इस चैप्टर को घोट के भी जाओ। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।